सो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जनपद देहरादून का इतिहास। तो सबसे पहले इसका उल्लेख हमने देखा था कहाँ पे है, सिखों के गुरु रामराय। या यहाँ पे हमने देखा था कि दो डेटा आती हैं, एक आता है 1676 और दूसरा आता है 1699। ठीक है, तो इनके नाम पे पहले यहाँ पड़ा था देहरादून, उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में चेंज होते होते देहरादून ही हो गया। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं देहरादून की भौगोलिक स्थिति, यानी यहाँ पे जो भौगोलिक स्थिति है यहाँ पे देहरादून की, उसके बारे में आज बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो भौगोलिक स्थिति में हम ये देखेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, तो जो हमारा ज़िला देहरादून है यह शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय श्रेणी आपको पता होगी, अगर नहीं पता तो आप मैप वाली सीरीज देख सकते हैं। तो शिवालिक श्रेणी जो है यहाँ पे हमारी, इस श्रेणी व मध्य हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय व मध्य हिमालय के बीच दून घाटी में बसा है। आपको घाटी याद रखनी है, दून घाटी में बसा है। देहरादून जिला दो मुख्य भागों में बटा है, जिसमें एक है दून घाटी और दूसरा है पहाड़ी पर जो कि है जौनसार भाबर क्षेत्र। ठीक है, तो जौनसार भाबर क्षेत्र अक्सर नाम आपने सुना होगा, तो ये कहाँ पर आता है, देहरादून में। ठीक है, देहरादून जो है हमारा पूरा, ये जैसे हमारा अगर जिला है तो ये दो भागों में बटा है, एक है दून घाटी और दूसरा है जौनसार भाबर क्षेत्र। देहरादून जो है उत्तराखंड राज्य का पश्चिमी जिला है, यानी अगर हम उत्तराखंड के अकॉर्डिंग इसकी लोकेशन देखें तो ये हमको कहाँ पे मिलेगा, पश्चिम में। अच्छा, अगर हम भारत के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये हमको कहाँ पे मिलेगा, उत्तर पूर्व की साइड। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं उत्तर पूर्व। इसके बाद यहाँ पे देखो जनपद जो हमारा देहरादून है, इसकी जो सीमाएं हैं वो दो राज्यों से मिलती हैं, एक आपको पता है हिमाचल प्रदेश और दूसरा यूपी। ठीक है, यूपी से हमने देखा था पिछले मेरठ में गया था ना। ठीक है, मेरठ मंडल का हिस्सा था पहले ही देहरादून। ठीक है, तो इसीलिए ये कहाँ से मिलता है, उत्तर प्रदेश से और हिमाचल प्रदेश से, तो दोनों आपको याद रखने। इसके बाद आप देखो जो राज्य में जो है कि चार जनपदों की सीमाएं देहरादून जिले को स्पर्श करती हैं। ठीक है, तो चार जिले भी इसको टच करते हैं, तो वो जिले हैं हरिद्वार, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में वैसे हमने ये देख लिया था, लेकिन फिर भी देखो आप, टिहरी भी है और पौड़ी भी है। ठीक है, तो ये चार जिले हैं जो कि देहरादून जिले से अपनी बाउंड्री टच करते हैं। तो जनपद से हिमालय का सिरमौर, जो कि हमारा क्या है कि सिरमौर जिला एवं उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला, ये हमने देखा था पिछली वीडियो में क्या, कि सहारनपुर मंडल में पहले इसको शामिल किया गया था, उसके बाद ये गया वहाँ मेरठ मंडल में, उसके बाद कुमाऊं मंडल में, उसके बाद गढ़वाल मंडल में। ठीक है, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच 24 से लेकर 32 किलोमीटर चौड़ी एवं 350 से 700 मीटर ऊंचे फैले हुए चौरस व 37 घाटियों को दून क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो दून क्षेत्र इसको कहते हैं। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये बहुत यूजफुल रहने वाला है। इसके बाद आप देखो यहाँ पे, यहाँ मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ तो है ही। राज्य जो है हमारा देहरादून, राज्य का सबसे बड़ा दून क्या है, देहरादून ही है। ठीक है, जो कि लगभग 75 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। दून क्षेत्र में वार्षिक वर्षा, एक बार ही पूछा गया था कि वार्षिक वर्षा दून घाटी क्षेत्र में कितनी होती है, तो लोगों ने घाटी समझ के क्या कर दिया था, ये 1000 सेंटीमीटर कर दिया था। ठीक है, तो जो कि हमारा गलत था, यहाँ पे देख लो आप, इसका क्या है 200 से 250 सेंटीमीटर तक। ठीक है, देहरादून में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है ये पूछा जाता है, तो ये देख लो आप, ये पूछा जा सकता है, पूछा नहीं गया है वैसे। ठीक है, तो आप देख लो कहाँ, राजपुर में। कितनी, 318। अच्छा, यहाँ पे 200 से 250 बोल रहा है और यहाँ पे ये 318 बोल रहा है, ऐसा क्या होता है। तो ये अगर आपने औसत वाला चैप्टर पढ़ा होगा अगर मैथ में, तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, औसत से हम क्या निकालते हैं, ये चीज़ें आगे और नीचे चले जाती है, यानी कहीं पे क्या हो रही होगी, 100 भी हो रही होगी और कहीं पे 300 हो रही है, तो ये दोनों का मिक्स कितना निकल गया, 250। ठीक है, तो इस हिसाब से औसत निकाला जाता है। देहरादून जनपद में जलप्रपात हम देखते हैं, तो सबसे पहले है टाइगर फॉल। ठीक है, जैसे कि नैनीताल में कॉर्बेट फॉल सबसे मशहूर है, उसी प्रकार देहरादून में टाइगर फॉल है। और ये प्रपात जो है कि चक्राता देहरादून में स्थित है, 50 मीटर ऊंचा। ठीक है, 50 मीटर ऊंचा चक्राता से टाइगर फॉल ट्रैक मार्ग से जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि एक ट्रैक मार्ग भी बनाया गया है, कहाँ के लिए, टाइगर फॉल के लिए। ठीक है, मोई घाट, मोई घाट फॉल कहाँ पे है, ये भी चक्राता में ही स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखो कि किमोना फॉल, ये कहाँ पे है, ये भी चक्राता में है, और ये इसकी ऊंचाई अगर पूछे तो ये कितनी है, 35 मीटर। इसके बाद देखो शिखर फॉल देहरादून के राजपुर में स्थित है। ठीक है, शिखर फॉल कहाँ है, राजपुर में।
इसके बाद मासी जलप्रपात देहरादून जिले के मसूरी के पास ही स्थित है। पटना जलप्रपात ऋषिकेश में स्थित है। और इसके बाद देखो निरगड्डू जलप्रपात ऋषिकेश में पौड़ी जिले में पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली ये पौड़ी जिले में पड़ता है, लेकिन क्या है कि ऋषिकेश और पौड़ी की बाउंड्री पे है ये, तो इसलिए इसको हम ऋषिकेश में यानी देहरादून में कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद देखो गरुड़ चट्टी झरना और फूल चट्टी झरना, ये ऋषिकेश में स्थित है। इसके बाद कासरोताल देहरादून के रायवाला, ठीक है, रायवाला के पास में स्थित है। और चंद्रबाड़ी ताल देहरादून में चंद्रभागा नदी निकलती है। ठीक है, यानी चंद्रबाड़ी ताल देहरादून से कौन सी नदी निकलती है, तो चंद्रभागा नदी निकलती है। एक बार ये पूछा था कि चंद्रभागा नदी का ओरिजिन पूछा गया था, तो वहाँ पे आपने ये डालना था चंद्रबाड़ी ताल। ठीक है, गौतम कुंड चंद्रबानी देहरादून में ही स्थित है। इसके बाद देखो आप यहाँ पे आगे, यहाँ पे जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अभी तो कैंपटी फॉल भी नहीं आया है वैसे, ठीक है, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे। देहरादून जनपद में नदियाँ, झीलें और कुंड। देहरादून में आने वाली आसन नदी, ठीक है, आसन नदी यमुना की सहायक नदी है। आसन नदी यमुना नदी में रामपुर मंडी के पास मिलती है और पूर्व यमुना नहर आसन नदी के संगम पर डाक पत्थर में आसन बैराज पर बना हुआ है, जो कि 1967 में बनाया गया था। ठीक है, तो डाक पत्थर क्या है कि देहरादून से लगभग 12 से लेकर 15 किलोमीटर की दूरी पर एक प्लेस है, तो वहीं पे ये आसन नदी चलती है। और उसी पर हमने क्या कर रखा है कि एक आसन बैराज बना रखा है। और इसका निर्माण एक बार पूछा गया था, तो ये हुआ है 1967 में। ठीक है, आसन बैराज से बने जलाशय को आसन जलाशय या ढालीपुरी झील भी कहा जाता है। ठीक है, ढालीपुरी झील अगर पूछे तो ये कहाँ है, डाक पत्थर में। और डाक पत्थर कहाँ है, तो देहरादून में। ठीक है, अब ये लाई करता है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, इस बैराज में प्रवासी पक्षियों एवं अन्य पक्षियों की प्रजातियां भी देखने को मिलती हैं। अच्छा, इनकी कैलकुलेशन के लिए कि कितनी पक्षियां हर साल आती हैं और कितनी पक्षियां जाती हैं, ठीक है, इसकी अलग से कैलकुलेशन की जाती है और इसकी अलग से एक रिपोर्ट भी आती है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं कि कितनी पक्षियां उत्तराखंड में आती हैं हर साल और कितनी यहाँ से बाहर जाती हैं और कितनी यहीं पे रुक जाती हैं। ठीक है, प्रवासी पक्षियों के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। प्रवासी पक्षियाँ कौन सी होती हैं, जो कि क्या करती हैं कि लोकेशन अपनी चेंज करते रहती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर अब क्या हो रहा है कि अभी गर्मी हो रही है मैदानी क्षेत्रों में, तो वो क्या करेंगी कि अभी पहाड़ों पर आ जाती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ठंडा होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ठंडा खत्म हो जाता है तो वो वापस कहाँ चले जाती हैं, मैदानी इलाकों में चले जाती हैं। ठीक है, तो यही होती हैं प्रवासी पक्षियाँ। सोंग नदी दून घाटी की प्रमुख नदी है और सिसवा एवं बाल्दी नदी सोंग नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि इसकी सहायक नदियाँ हैं ये। देहरादून नगर के मध्य में बहने वाला रिस्पना, ठीक है, रिस्पना एवं बिंदा नदी सिसवा की सहायक नदियाँ हैं। रायवाला के पास गंगा नदी में सोंग नदी मिलती है। ठीक है, तो सोंग नदी कहाँ पे मिलती है गंगा नदी में, रायवाला के पास में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखो यहाँ पर सहस्त्रधारा, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं इसी को कहूँगा। सहस्त्रधारा देहरादून वाल्दी नदी के तट पर क्या है कि एक पर्यटक स्थल है। तो यहाँ पे एक बार ये पूछा गया था कि वाल्दी नदी इसके तट पर कौन सा पर्यटक स्थल है, तो वहाँ पर आपको डालना था सहस्त्रधारा। ठीक है, सहस्त्रधारा में गंधक युक्त जल मिलता है। तो ये तो बेसिकली आपको पता, अगर आपने प्रीवियस ईयर सेट लगाए हैं तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है कि गंधक युक्त जो जल है ये कहाँ मिलता है, तो सहस्त्रधारा में मिलता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप गाइज आपने आज की इसके नोट्स बना लिए होंगे। अब हम आगे देखेंगे देहरादून जनपद की प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, आपदाओं से तो भरा हुआ है हमारा उत्तराखंड, तो आपदाओं के बारे में हम देखेंगे अब। ठीक है।